डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। आज का दिन मेरे लिए बड़े गर्व का दिन है, क्योंकि आज मेरे रेजिडेंस के हॉल ऑफ फेम में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो की फ्रेम की हुई पिक्चर लग गई है। आज मैं अपनी कृतज्ञता उस महान अंग्रेज के प्रति व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे घर में आते हैं और इन फोटोज़ को देखकर पूछते हैं इनका यहाँ होने का क्या मतलब है। अभी कुछ और फोटोज जुड़ने वाली हैं। अभी यह अप्रैल का महीना है और बाबा साहब के जो मेंटर्स थे, मैं समझता हूँ जो एजुकेशन में स्कॉलरशिप दिलाने के बाद उनके जीवन में जो सबसे महान शख्सियत आए, उनका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का जन्म स्कॉटलैंड में 1887 में हुआ था। बाबा साहब से कुछ ही साल उम्र में ज़्यादा थे और उनकी डेथ 1952 में हुई थी। वो भारत के लिए एक बहुत चर्चित, वेरी फेमिलियर एंड फेमस अंग्रेज फेस थे। उन्होंने जो भारत में एक कमीशन बना था जिसके वो चेयरमैन थे, जिसमें रॉयल कमीशन जिसका इंडियन रॉयल कमीशन जिसका जो है मेन उद्देश्य था भारत में कैसे कृषि टेक्नोलॉजी में विकास किया जाए। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1926 में बना था और ये 1926 से लेकर 1928 तक इसके चेयरमैन रहे। आपको जानकर शायद हैरत हो कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इम्प्लीमेंट कराने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। आपको याद होना चाहिए 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ, उसी में पहली बार शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ। पहली बार 1935 से हमारी एक नई जर्नी शुरू होती है। लॉर्ड लिनलिथगो ब्रिटेन में भी बहुत पॉपुलर थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो इन्होंने भारत से 20 लाख वॉलेंटियर्स को विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न देशों में लड़ने के लिए ऑर्गेनाइज किया। इसलिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के प्रति थोड़ा नरम थी। बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट में लोग थे जो चाहते थे भारत को आज़ादी दे दी जाए। जब उनको भारत का गवर्नर जनरल अप्रैल 1936 में बनाया गया तो वह 1943 तक भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय बने रहे। यह सबसे लंबे दिनों तक
गवर्नर जनरल बने रहने का उनका अपना रिकॉर्ड है। उन्होंने बाबा साहब को 20 अप्रैल 1942 को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। भारत के ज्ञात इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी अनटचेबल बैकग्राउंड के व्यक्ति को हाईएस्ट पोजीशन पर रखा गया। इसको बाबा साहब खुद ही भारत के इतिहास की एक बहुत ही हिस्टोरिक रिवोल्यूशनरी घटना बताते हैं। बाबा साहब ने जो एक कॉन्फिडेंशियल मेमोरेंडम सबमिट किया था ब्रिटिश वायसराय को, जब वह कैबिनेट में शामिल हुए 20 जुलाई को, और उन्होंने 29 अक्टूबर को यह मेमोरेंडम सबमिट किया। यानी कि 2 महीने तक इस पर काम करते रहे और इसको वॉल्यूम 10 में ये छपा है 2 जगहों पर। जिसने इसको नहीं पढ़ा है, मैं समझता हूँ यह जो इनका मेमोरेंडम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बाद सबसे महानतम रचना है। इसी मेरे पास प्रूफ है। बाबा साहब को जो लोग जानते मानते हैं, उन्हें बाबा साहब से एक चीज जरूर सीखनी चाहिए, वो ये कि कुछ भी कहें तो उसके साथ साथ एविडेंस भी जोड़ें, साक्ष्य, प्रूफ कि यस यह घटना उस समय की है, इसका यह प्रूफ है। तो बाबा साहब ने जब अपना मेमोरेंडम सबमिट कर दिया और वह लागू नहीं हुआ था, वह एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, पब्लिक नहीं हो सकता था उसको, या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोग जानते थे या तो बाबा साहब के करीबी भी कुछ लोग जानते रहे होंगे। तो बाबा साहब को जब यह मालूम हुआ कि लॉर्ड लिनलिथगो अब इंग्लैंड वापस जाएंगे, तो उन्होंने एक बहुत ही भावुक पत्र लिखा जो वॉल्यूम 10 में छपा है। मैं वह पत्र इंग्लिश में ओरिजिनल पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप किस तरह से बाबा साहब दलित समाज के जीवन के प्रति, उनके जीवन में परिवर्तन के प्रति चिंतित थे। बाबा साहब आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं, I need not say that I hope the grievances of the scheduled caste will be remedied before you go. Believe me, I have read with genuine sorrow that you will be quitting your office in April next. I have no idea who is going to be your successor and what attitude he will adopt towards the scheduled caste. In you, I have learned to place great confidence as the benefactor of the scheduled castes. You have done the greatest deed towards them by giving them a place in your executive council, yani cabinet. It is a most revolutionary act for which there can be no parallel in India's history. I have no doubt, and no member of the scheduled caste has any doubt, that if you knew the grievances of the scheduled caste, you would
never hesitate to set them right. It is from this point of view that I say that I am happy to seek justice for my people from one who knows that justice is due to them. I know you have the will to do it, and that you will be not like to leave it to your successor to do what you wish to do. And what can you do? I need hardly say that for this act of justice, myself and the 50 millions of scheduled caste will ever remain grateful to you. Yours sincerely, B.R. अम्बेडकर। आप इसमें 3 शब्दों पर इस चिट्ठी में आप ध्यान दें। पहला तो योर्स सिंसियरली, बाबा साहब जैसे व्यक्ति किसी को कहें कि मैं आपका ही, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। वह लॉर्ड लिथगो को शेड्यूल्ड कास्ट का बेनिफैक्टर बताते हैं। बेनिफैक्टर हम उसे कहते हैं जिन्होंने हमारे लिए कोई बड़ा काम, हमारे जीवन में कोई बड़ी मदद की हो, और वो ये कहते हैं कि मुझे मालूम है यह काम आप ही कर सकते हैं। तो आज उस महान पुरुष की छवि, पिक्चर अपने घर के हॉल ऑफ फेम में लगाकर मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और लॉर्ड लिथगो के क्रांतिकारी कदम की बेनिफिट मेरे दलित मोहल्ले में लोगों को मिली। सबसे पहले तो मेरे कजिन ब्रदर यानी मेरे अंकल के सबसे बड़े बेटे 1952 में पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हो गए, हाई स्कूल पास होते ही। उन्हें फ्रीशिप और स्कॉलरशिप दोनों मिली थी। मेरे ही गांव के अनूप राम साहब, वह भी 1952 में ही हाई स्कूल पास करते ही स्कॉलरशिप नौकरी मिल गई पोस्ट ऑफिस में, और उनको भी स्कॉलरशिप और फ्रीशिप मिली थी। मेरे परिवार में एक और व्यक्ति रेलवे में बाबू हो गए, उनको भी स्कॉलरशिप और फ्रीशिप मिली थी। मेरे सगे बड़े भाई जो 1969 में दरोगा बने, उनको भी फ्रीशिप और स्कॉलरशिप मिली थी। और मेरे परिवार में और भी लोग, मेरे दलित बस्ती में और भी लोग फ्रीशिप और स्कॉलरशिप पाकर सरकारी नौकरियां ज्वाइन किए। मैं समझता हूं जो भी हाई स्कूल के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी इंटरमीडिएट कक्षा 11-12, बाद में ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, पॉलिटेक्निक में जिनको भी फ्रीशिप और स्कॉलरशिप मिली थी, उन्हें लॉर्ड लिथगो की तस्वीर बाबा साहब के बगल में लगानी चाहिए थी। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि बाबा साहब को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। 100% तो अम्बेडकराइट होना बहुत ही मुश्किल है, 5-10% हो जाएं तो वो बड़ी बात है। मैं आप फोटो में क्लोजअप शॉट में देखेंगे कि पहली बार कोई बाबा साहब की किसी भी रचना में मैं फ्रीशिप और स्कॉलरशिप का रेफरेंस देख रहा हूँ जो उसी मेमोरेंडम में है। जिनको
यह बात मालूम है कि बाबा साहब ने उन्हें बहुत बड़े अधिकार दिलाए और उनकी मुक्ति का दरवाज़ा खोले। तो इस मेमोरेंडम में पॉलिटिकल ग्रीवांसेज हैं, एजुकेशनल ग्रीवांसेज हैं, अदर ग्रीवांसेज हैं, और उसमें एक ग्रीवांस, इसीलिए जब मैं पहली बार मुझे किसी एक हरियाणा कैडर के दलित आईएएस ऑफिसर जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, जब उन्होंने पहली बार बताया तो मैंने भोपाल कॉन्फ्रेंस के दौरान तो मैंने कहा कि यानी मैं थोड़ा बहुत अलग किस्म का अम्बेडकरवादी हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसा कि 435 पृष्ठ पर है, उन्होंने पीडब्ल्यूडी के ठेकों में दलितों के प्रतिनिधित्व की बात की। इसी मेमोरेंडम में वो लिखा है और हमें हर बात साक्ष्य के साथ कहनी चाहिए। अम्बेडकर बात का यह एक हिस्सा है। मेरे पास इस बात के प्रूफ हैं कि संविधान लागू होने के बहुत पहले ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू हो गई थी। यह स्कॉलरशिप 1944-45 एकेडमिक सेशन से शुरू हुई थी। मेरे पास इसका प्रूफ है। मैंने बाद में मेन स्ट्रीम करके एक मशहूर मैगजीन है, उसमें भी मैंने इस आर्टिकल को इस पर एक आर्टिकल लिखा, और जैसा कि आप देख सकते हैं 1944 से लेके बाद तक ये जो है, अगर महंगाई के हिसाब से जिस तरह से कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है, उस तरह से अगर दलितों की स्कॉलरशिप बढ़ी होती तो आज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मूल्य 1991 में 5030 होना चाहिए था। 1944 में 114 दलित बच्चों को वह फ्रीशिप और स्कॉलरशिप मिली थी, जिस पर 4800 रुपये खर्च हुए थे, यानी 42 रुपये प्रति माह के हिसाब से ये स्कॉलरशिप शुरू हुई थी। अगर इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स से मैच करें तो उस स्कॉलरशिप का वैल्यू 5030 रुपया 1991 में होना चाहिए। अब तो करीब 10,000 से ऊपर होना चाहिए, और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर 50,000 रुपये पीएचडी करने वाले बच्चों को यूजीसी की स्कॉलरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की मिल सकती है, तो अगर हाई इंटरमीडिएट कोई कर रहा है बच्चा दिल्ली में या लखनऊ में या आजमगढ़ में, तो उसके भी खर्चे तो वैसे ही होते हैं। अगर वह कमरा लेके रहना चाहे तो 10,000 रुपये कम पड़ जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश दलित समाज का जो आंदोलन है वो इन सब बातों पर मौन छा गया है। मैं दिल्ली के इंटेलेक्चुअल सर्किल में जो तर्क दे रहा था, मैंने अपने इकोनॉमिस्ट दोस्तों से एक ग्राफिक्स बनवाया, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने ये दिखाया है कि किस तरह से स्कॉलरशिप के रेट बढ़े हैं, नीचे वाली जो लाइन है, किस तरह से महंगाई बढ़ी है। तो अगर महंगाई के प्रोपोर्शन में स्कॉलरशिप बढ़ती जाती तो आज वो कम से कम 10,000 रुपये महीने होती। तो आज बहुत सारे गरीब दलित परिवारों से भी लोग इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य भी प्रोफेशन में आ सकते थे। तो बाबा साहब को पहली बार इतिहास में
एक कैबिनेट रैंक देना ये इतिहास की पहली घटना है। और अगर इसका मूल्यांकन किया जाए और कोई अन्य घटना से इसकी तुलना की जाए तो वह गुरु रविदास द्वारा काशी के पंडितों को शास्त्रार्थ में हराने के बराबर है, जहां एक अछूत काशी नरेश के बगल में उनकी रथ पर सवार हुआ और जिन्हें काशी की गलियों में घुमाया गया सम्मान के साथ। बाबा साहब का ब्रिटिश वाइसराय की कैबिनेट में जाना उतना ही महत्वपूर्ण है जब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि के कैबिनेट में बाबा साहब ने बैठना शुरू किया। और उसी कैबिनेट में जो डॉक्टर रतनलाल साहब बार बार यह बात कहते हैं कि उस समय केवल एक शेड्यूल कास्ट ICS ऑफिसर था, फोटो हमने लगाया है, तो वो ये आर्गू करते हैं कि ये एक ही ICS ऑफिसर है। और उसमें आपको शायद जानकर ताजुब होगा, हो सकता है कि फोटो आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि वो उस समय जब दलित की तरफ से सिर्फ एक ICS ऑफिसर उसमें बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस, शेड्यूल कास्ट से सिर्फ एक व्यक्ति था, मुस्लिम समाज से 109 थे। तो बाबा साहब बार बार संघर्ष कर रहे थे। सिख समाज से 11 थे, पारसी समाज से 9 थे, एंग्लो इंडियन 9 थे, हिंदू जो है 363, यूरोपियंस 488, यानी 1056 में 1056 में इंडियंस यूरोपियन से ज़्यादा थे। और यहीं पर पहली बार जो है आरक्षण लागू हुआ था, जिसको कहते हैं इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, जहाँ पर भारतीयों का एक कोटा फिक्स हो गया। तो जो भी एक क्लर्क भी कहीं अगर आजमगढ़ में या उन्नाव में बैठे हैं सरकारी विभाग में, तो उनको भी कहीं न कहीं ऐसा एहसास होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको नौकरी का अधिकार संविधान लिखे जाने के पहले ही लॉर्ड लिनलिथगो देकर ब्रिटेन गए और 52 में जो है उनकी डेथ हो गई। मेरे गांव में दलित समाज में, दलित बस्तियों में मेरे जो दलित सीनियर्स हैं वो एक बात कहते हैं कि बचपन की बात है कि अगर दलितों को कोई अपनी गिलास में एक गिलास पानी पिला दिया तो दलित उसको एक गिलास खून देने के लिए तैयार रहते थे। तो अगर बाबा साहब को किसी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया और उस कैबिनेट में शामिल होने की घटना के बाद से ही फ्रीशिप और स्कॉलरशिप शुरू हो गई, तो जिस भी दलित को पढ़ने और सरकारी नौकरी में आने का अधिकार मिला, उसे बाबा साहब को मानना चाहिए। लिनलिथगो की तस्वीर अपने घर में बाबा साहब के बगल में लगानी चाहिए। और यह कई बार यह दुख होता है कि स्कॉलरशिप, फेलोशिप, नौकरी के अधिकार की बात छोड़कर बहुत संख्या में या मेजॉरिटी ऑफ दलित बाबा साहब को छोड़कर पेरियार साहब को अपना लिए हैं। और मैं बहुत सारे घरों में, या मैं ये कहूँ कि मैंने किसी भी दलित घर में लिनलिथगो की तस्वीर नहीं देखी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, ये नई बहस आपको अच्छी लगे तो इसको फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, मदद करिए, ताकि
हम और भी इस तरह की वीडियो बनाएं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे और हमारे घर में हॉल ऑफ फेम में एक ऐसे शख्सियत की एंट्री होने वाली है जिन्होंने बाबा साहब को कोलंबिया विश्वविद्यालय से लेके उनके डेथ तक जब भी आर्थिक जरूरत पड़ी तो उनको मदद करते रहे। वो पारसी समाज से थे। जय भीम, जय भारत।